पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के सारे दाव और जितनी भी उनकी राजनीतिक समझ थी वो सभी लगाने के बाद भी नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो वक्त से पहले चली जाएगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और बीच के अगर कुछ 9 महीने को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को नहीं दी। बीच में उन्होंने कुछ वक्त के लिए, जब 2014 के चुनाव हुए थे, उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर कि उनके द्वारा लीड करने के बाद भी, इतने दिनों तक शासन करने के बाद भी उनका प्रदर्शन लोकसभा में बेहतर नहीं रहा और उनकी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन नहीं होने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी त्याग दिया और जीतन राम मांझी को बैठाया, लेकिन ये लंबा नहीं चल पाया। 9 महीने के बाद फिर से नीतीश कुमार उस कुर्सी पर विराजमान हुए और अब तक कायम है। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के पिछले कई सालों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की कुर्सी का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस चर्चा के बीच में कई मोड़ आए, जिसमें उन्होंने कभी उपेंद्र कुशवाहा को, तो कभी ललन सिंह को, कभी अशोक चौधरी को अपने बगल में खड़ा किया, तो कभी आरसीपी सिंह उनके साथ थे, कभी प्रशांत किशोर उनके करीबी हुआ करते थे जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे करके और अपने समकक्ष खड़ा कर दिया था। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रही और ये सब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीति का और उनके एक नए राजनीतिक जो तरीका है उसका एक हिस्सा था। वो सबको किसी न किसी रूप में अपने बगल में रख करके और ये आजमाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि इसका रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन होते रहे और पार्टी के भीतर भी किसी खास व्यक्ति को नज़दीक होने से दूसरे व्यक्ति पर असर पड़ता रहा। गुटबाजी और खेमेबाजी पार्टी के भीतर होती रही। हालांकि ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति नजर आ रही है उसमें नीतीश कुमार अपनी कुर्सी जितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनकी कुर्सी झंझट में फंस रही है। आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश कुमार ने जब स्विच किया था तो उनका कहना यही था कि भारतीय जनता पार्टी उनसे कुर्सी छीनना चाहती थी, यहाँ तक कि उनकी पार्टी भी बर्बाद करना चाहती थी और इसी कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद के साथ सरकार बनाई, महागठबंधन में आ गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सभी बातें आप जानते हैं। इस बीच उन्होंने कई बार इशारों में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसके कारण उनकी पार्टी में भी विद्रोह के बिगुल फूके गए और वो विद्रोह का बिगुल आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने फूके। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि क्या अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में ऐसा कोई चेहरा नहीं है या नीतीश कुमार को नजर नहीं आता है कि वो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी या अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं। खैर, इन सारी बातों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जितने भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन सभी की अपनी राजनीतिक मंशा रही है, राजनीतिक भावना रही है और वो चाहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के करीब रह करके अधिक से अधिक राजनीतिक रूप से वो स्थापित नेता के रूप में आगे की राजनीति के लिए तैयार रहें। नीतीश कुमार के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इसकी चर्चा तो खूब हो रही थी और इसी बीच में आपने देखा होगा कि 2022 से लेकर 2024 तक यानी 17-18 महीनों में जो वो महागठबंधन के साथ बिहार की सरकार चला रहे थे, इस बीच में ललन सिंह काफ़ी एक्शन में नजर आए। ललन सिंह इतना एक्शन में नजर आया कि इस बीच में कई लोगों की विदाई हो गई। जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ स्विच करने लगे तब सबसे पहली विदाई उनके ज्वाइन करने से पहले ही तेजस्वी यादव के खेमे में जाने से पहले आरसीपी सिंह की हुई। उसके बाद नंबर आया और नंबर लग गया सबसे मजबूत नेता कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का। इसके बाद नंबर तो कहीं ना कहीं लगने वाला था और भी लोगों का। अशोक चौधरी का भी नंबर लगने वाला था क्योंकि अशोक चौधरी और ललन सिंह की लड़ाई सतह पर आ गई थी और उस लड़ाई को कहीं ना कहीं महसूस किया जाने लगा था। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा इसकी खूब हो रही थी, लेकिन दोनों ने इनकार किया। हालांकि तल्खियां देखने को मिली और कई बार छुपाने के चक्कर में फंस गए और ये बातें कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ गई कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि अशोक चौधरी और ललन सिंह को छोड़िए ना, अशोक चौधरी ने बहुत हद तक कोशिश किया कि उसको मेटलाइज कर लिया जाए और उन्होंने किया भी। अंततः ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से ही
हाथ धोना पड़ा और उसके बाद की कहानी सब आपको पता है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। आगे 2025 के चुनाव में भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले नीतीश कुमार की कुर्सी, यदि वो 2025 के चुनाव में एक बार फिर से जीतकर मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी कुर्सी उनके हाथ से चली जाएगी। बीच में ही उनको एक बार फिर से चुनाव में उतरना पड़ेगा। और ये क्यों होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार का हाँ है। आपने सुना ही होगा कि कल ही से लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि हमने तो इससे पहले भी चर्चा कर दिया था। हमने तो 2023 में इस कमेटी के बनने से पहले चर्चा किया था और आपको रिकॉर्ड में भारत लाइव के होगा ही कि हमने कहा था ये बात कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के केंद्र की सरकार सोच रही है। उसके लिए कमेटी भी बन गई 2023 में और उस कमेटी की सिफारिश भी आ गई। सिफारिश आने के बाद भी कैबिनेट की मंजूरी मिले उससे पहले हमने आपको कल ही खबर करके रख दिया था कि आज सुबह आपने वो खबर देखी होगी कि जिसमें हमने कहा था कि नीतीश कुमार की हामी उसमें आ गई है। और नीतीश कुमार की हामी आने के बाद नीतीश कुमार इस एजेंडा के, इस कानून के बनने के सहयोगी हो गए हैं। यानी नीतीश कुमार भी अब इस कानून के समर्थकों की लिस्ट में शामिल है। उन 62 दलों में से जो 32 दल है उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकृति दी है, सहमति दी है। और इस सहमति के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो देश में अलग अलग राज्यों में क्या होगी और बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2029 जून में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून पास होने के बाद चुनाव होंगे। यानी लोकसभा के साथ देश के सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2029 में होंगे, चाहे उन राज्यों में कार्यकाल बचा हुआ हो या फिर कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में हो। दोनों ही परिस्थिति में होंगे। क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। तो इसमें हमने इसको 5 सेक्टर में बांटा है। 5 सेक्टर में 2029 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें सभी राज्यों में होने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में कार्यकाल 6 माह का विस्तार होगा। यानी कि 2028 में ही इनके कार्यकाल पूरे हो जा रहे हैं। 2028 के नवंबर दिसंबर में इन राज्यों के कार्यकाल पूरे हो जा रहे हैं। यानी इनका चुनाव जो है 2028 में होना था, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन देकर के इनको 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव इन राज्यों में कराए जाएंगे। 5 साल के बाद 6 महीना का अतिरिक्त लाभ इन राज्यों को मिलने जा रहा है। यानी कि सरकार रहेगी और सरकार को सिर्फ एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और कानून का बिल लाया जा रहा है। सदन में आने वाले सत्र में आ जाएगा जिससे कि ये लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये दूसरा जो कई राज्य हैं दूसरे नंबर पे उनमें मिजोरम है, माफ कीजिएगा, मेघालय है, नागालैंड है, कर्नाटक है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश है और गुजरात है। इन 6 राज्यों का कार्यकाल 1 साल 1 महीना से लेकर के 7 महीने तक का होगा। यानी कि इन राज्यों में जब चुनाव होने हैं तो इन राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया के तहत 1 साल 1 महीना से 7 महीने तक का कार्यकाल इनको भी रहेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर पंजाब है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन 5 राज्यों में कार्यकाल 2 साल 1 महीना से लेकर के 2 साल 3 महीना तक होगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि 2029 में चुनाव होना है तो 2026 में इनके यहाँ चुनाव होने हैं और 2026 में चुनाव होगा तो इनका कार्यकाल जो है वो 2-2.5 साल का बच जाएगा। यानी नवंबर दिसंबर में 2026 में चुनाव होंगे या फिर 2027 के जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे तो इनके भी कार्यकाल का मात्र ये इनका चुनाव जो होगा, जो नेक्स्ट चुनाव होगा 2029 से पहले जिन राज्यों में भी चुनाव होगा, या तो उनके 6 महीने बढ़ाए जाएंगे या फिर चुनाव होने के बाद उनके कार्यकाल को घटाए जाएंगे। तो उसी श्रेणी में आता है गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड। इन 5 राज्यों का कार्यकाल 2 साल 1 महीना से लेकर के 3 महीने तक का ही होगा। इसके अलावा अगला जो कड़ी है उसमें पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, असम और बिहार भी उसमें आता है। हम बिहार को भी बताते हैं कि इन 6 राज्यों में कार्यकाल 3 साल से लेकर 3 साल 7 महीने तक का होगा। यानी कि अगर 2025 में चुनाव होता है, 2026 में चुनाव होता है शुरुआती में, तो इन राज्यों के कार्यकाल जो हैं जून से पहले यदि होता है 2026 के तो 3 साल बचेंगे, या उससे पहले होता है
2025 में होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके 3 साल से कुछ ज़्यादा कार्यकाल होंगे। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इन 5 राज्यों में चुनाव इसी वर्ष होने हैं, जिसमें 2 राज्यों का चुनाव हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का चल रहा है। एक राउंड की जम्मू कश्मीर की वोटिंग हो भी गई है। इन राज्यों का कार्यकाल 4 साल 4 महीने से 7 महीने तक का होगा। जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है, ये महीना आपका चल रहा है सितंबर का, अक्टूबर में रिजल्ट होंगे। 2029 के जून में होगा, तो 4 साल में अक्टूबर से कुछ महीने जो हैं जून में चुनाव होने के वो घटा दीजिए, तो 4 साल 6 महीने 7 महीने से लेकर के 4 साल 3 महीने तक इनके कार्यकाल बचेंगे। बाकी के जो 2 राज्य हैं झारखंड और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों में भी नवंबर में चुनाव हो जाने हैं। इसके बाद दिल्ली का चुनाव जनवरी में होना है या फरवरी में होगा। उनको लेकर के 4 साल से लेकर के 4 साल 7 महीने तक का इनका कार्यकाल बचा रहेगा, मैंने ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो शेष बचता है 3 महीने का हो या 4 महीने का, 5 महीने का हो या फिर 1 साल का हो, वो कार्यकाल इनका समाप्त कर दिया जाएगा। 2029 में वो स्वतः समाप्त माना जाएगा। चुनाव के साथ साथ इसमें बता दें आपको कि इन सारी प्रक्रियाओं के साथ 2 चरण में चुनाव कराने की प्रक्रिया हुई है। यह भी हमने आपको बता दिया था कि पहला लोकसभा के साथ विधानसभाओं के चुनाव होंगे और 100 दिन के तहत इस देश में 3 चुनाव होते हैं संवैधानिक रूप से, जिनमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव। इन चुनावों में जो लोकसभा और विधानसभा के हो जाएंगे, तो 100 दिन के बाद, यानी कि 100 दिन से लेकर के 120 दिन या 25 दिन या 60 दिन के अंदर में, 160 दिन के अंदर में निकाय चुनाव भी कर लिए जाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, 100 दिन का ये कार्यकाल पूरा करेगी सरकार, तो निकाय चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएंगे और उसी वर्ष वो भी हो जाएगा। इससे क्या क्या फायदा मिलेगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फायदे को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो 2025 में यदि चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके कार्यकाल का काफी हिस्सा, लगभग 2 साल का हिस्सा कम हो जाएगा उनके मुख्यमंत्री रहने का। यानी वक्त से पहले नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी और अपने ही गेम में नीतीश कुमार इसमें फंस गए हैं, जिसमें 2029 में उन्होंने समर्थन किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से ये सब कुछ स्वीकार किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये फैसला उनके किस हक में आता है। 2025 में क्या होता है, 2025 के चुनाव में किस तरह की स्थितियां रहती हैं जो 2029 तक क्या नीतीश कुमार को कंटिन्यू करती हैं। अगर नीतीश कुमार को कंटिन्यू करती हैं तो नीतीश कुमार अपना आने वाला कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं करेंगे, ये तो अब साफ हो चुका है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।